हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर ने क्या कहा है? ऑप्शंस में है माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सहकष्ठी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माध्यमिक संबोधन। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, इसमें आप स्पेशली गाँव में देख सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण समाज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फैमिलीज़ में जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को उनके नाम से, यानी कि डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाती है, बल्कि अपने बच्चों के नाम को पुकार करके अपने पति को बुलाती है। ठीक है, और टाइलर का क्या कहना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रथा है माध्यमिक संबोधन की, ये जो प्रथा है वो डेवलप्ड हुई है मात्र सत्तात्मक समाज में। ठीक है, इस प्रथा का, यानी कि माध्यमिक संबोधन प्रथा का जो विकास हुआ है वह मात्र सत्तात्मक समाजों में हुआ है, और आगे जाकर ये पितृ सत्तात्मक समाजों में भी देखने को मिली है, यानी कि पाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने कहा है? टाइलर ने कहा है, और ये टाइलर का ही कॉन्सेप्ट है माध्यमिक संबोधन का। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व गांव की अवधारणा के जो प्रणेता हैं वो कौन है? विश्व गांव यानी ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ऑप्शंस में है आर गिल्पिन, मेलकॉम वाटर्स, मार्शल मैकलन, एंथनी गिडिंस। तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल मैकलन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्राक कल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राक कल्पना की जांच के लिए वो प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो अनुसंधान प्राक कल्पना है उसकी जांच के लिए उसे प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में है कार्यकारी प्राक कल्पना, शून्य प्राक कल्पना, अनुसंधान प्राक कल्पना, या फिर वैकल्पिक प्राक कल्पना। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य प्राक कल्पना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुंडबर्ग ने क्या कहा है प्राक कल्पना के बारे में? हाइपोथेसिस के बारे में कहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है, उपकल्पना या फिर प्राक कल्पना, वो एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, और इसकी सत्यता की जो परीक्षा है वो अभी बाकी है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि जो उपकल्पना है वो एक काम चलाऊ निष्कर्ष है और जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। ठीक है, और ये होता क्या है? तो जो हाइपोथेसिस है, प्राक कल्पना है, वो किसी भी घटना प्रघटना के बारे में उसका जो परीक्षण है, परीक्षण के योग्य एक अनुमान है, एक गेस है, गेस बोल सकते हैं, या फिर एक सुझात्मक स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस है, प्राक कल्पना है, वो किसी भी प्राक घटना के बारे में एक परीक्षण योग्य अनुमान होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो शून्य प्राक कल्पना है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारक समूह में से कौन सा समूह है जो सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है वो रेखीय दृष्टिकोण से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताना है। यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट है, पेरेटो है, मार्क्स है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो पेरेटो का क्या है? चक्रीय है, सामाजिक परिवर्तन का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था अभिजात वर्ग का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर पेरेटो सोरोकिन ऑगबन है, तो पेरेटो और सोरोकिन का चक्रीय है। ठीक है, यहाँ पर कॉम्ट, ऑर्गबन और कार्ल मार्क्स है। ठीक है, लास्ट में क्या है? कॉम्ट, स्पेंसर और पेरेटो। फिर पेरेटो आ जाएगा, चक्रीय तो नहीं होगा, रैखिक दृष्टिकोण बोला है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट के बारे में बात की जाए तो इन्होंने समाज का उद्विकासीय जो मॉडल दिया था, ठीक है, उसमें तीन बात की थी। तीन की, एक धार्मिक तत्व की बात की थी, तात्विक तत्व की बात की थी, और लास्ट में वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी तत्व की बात की थी। मार्क्स के बारे में बात करी जाती है तो मार्क्स ने जो समाज की बात की थी, आदिम साम्यवाद,
फिर उसके बाद प्राचीन समाज सामंतवादी व्यवस्था की बात की थी, फिर पूंजीवादी समाज की बात की थी, ठीक है, सोसाइटी के जो डेवलपमेंट की बात की थी। फिर अगर हम ऑकबर्न की बात करते हैं तो ऑकबर्न ने जो है सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना था। वेबर किसको मानते हैं, धर्म को मानते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण, ठीक है, और सोरोकिन किसको मानते हैं, संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, ठीक है, और मार्क्स आर्थिक कारक को जिम्मेदार मानते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। अगस्त कॉम्ट का आ जाता है तो इन्होंने बौद्धिक विकास को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक माना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन के लिए जो महत्वपूर्ण कारक बताया है वो किसने बताया है, सोरोकिन ने। सांस्कृतिक पिछड़ापन तो आपको याद ही होगा कि ऑकबर्न ने बात की है। इसके अलावा वेबर ने धर्म को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है, अगस्त कॉम्ट ने बौद्धिक विकास को माना है, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को माना है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? ऑप्शंस में है C.H. कूले, W.I. थॉमस, वी पेरेटो, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र को एक कलात्मक विज्ञान कहने वाले कौन है, C.H. कूले हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इन्होंने दिया था प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, प्राथमिक समूह का। अच्छा, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, छोटा आकार होता है, आमने सामने का उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, वी फीलिंग पाई जाती है, ठीक है, और स्वार्थ परकता का जो अभाव होता है, ठीक है, उद्देश्यों में समानता होती है। प्राथमिक समूह में के सदस्यों में उद्देश्यों में क्या होती है, समानता होती है, ठीक है, और वैयक्तिक व स्वाभाविक संबंध पाए जाते हैं। और जो C.H. कूले हैं ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत 3 समूहों को रखते हैं कि किसको हम जो है प्राथमिक समूह कहेंगे। तो ये पहला बताते हैं परिवार, ठीक है, दूसरा बताते हैं पड़ोस। तो ये जो पड़ोस हैं वो जो शहरों में जो पड़ोस होते हैं उनको नहीं रखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। शहर के जो पड़ोस होते हैं उनको उसमें नहीं रखते हैं, गांव के पड़ोस की बात करते हैं। और तीसरा क्या बताते हैं, क्रीड़ा समूह की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा C.H. कूले का आत्मदर्पण का भी सिद्धांत है, ठीक है, और इनको जो है यानी कि जो C.H. कूले हैं इनको सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री किसको माना जाता है, कूले को माना जाता है। इनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, ठीक है, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर कूले की है, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये कूले की बुक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? सोशल चेंज के लिए जो सोशल चेंज की थ्योरी दी हुई है उसमें किन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है? अब देख लीजिए, उत्पादन का ढंग है, उत्पादन की शक्तियाँ हैं, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ हैं और सांस्कृतिक विलंबना है। तो उत्पादन का ढंग, शक्तियों की बात की है, प्रौद्योगिकी विलंबना और सांस्कृतिक विलंबना की बात नहीं की है। थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली जाए तो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है इनका, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट है, मिथ्या चेतना की बात की है, अलगाव का कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनका, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। इसके अलावा इन्होंने अधोसंरचना व अधिसंरचना की भी बात की हुई है, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भी बात हो गई है। अब मार्क्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताए गए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं एंड आपको नहीं पता है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर अलग से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, मार्क्स से रिलेटेड। उसमें आपको इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं उनके लिए भी आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी फोल्डर में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है?
रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा आर के मर्टन का, पराहम ये CH कूले है, भूमिका ग्रहण मीड हो जाएगा, संक्रिया व्यवस्था टॉलकट पार्सन्स। सही नहीं है, तो पराहम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फ्राइड का हो जाएगा, कूले नहीं है, फ्राइड है। ठीक है, इनका समाजीकरण के बारे में इन्होंने क्या कहा था, इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण है। किसका कहना है, फ्रायड का कहना है। और ये मानवीय इच्छाएं 3 तरह की होती हैं, बात करते हैं इड ईगो सुपर ईगो, सुपर ईगो जिसको पराहम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मानवीय इच्छाएं, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इड ईगो सुपर ईगो। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, फ्रायड का हो जाएगा। और फ्रायड कहते हैं जब इनके बीच में ही, यानी इड ईगो सुपर ईगो के बीच में जो अंतर क्रिया होती है वो अंतर क्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। और संघर्ष या हिंसा का जो कारण वो मानते हैं दमित इच्छा को। ठीक है, व्यक्ति की जो दमित इच्छा होती है, दमित इच्छा जो व्यक्ति की होती है वो ही संघर्ष और हिंसा का कारण है। ठीक है, ये कहना किसका है, फ्रायड का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है। अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना किसने कहा है, ऑप्शंस देख लीजिए, मार्शल, डेविस, मैकेवर, मार्क्स। तो अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स संरचना को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 तरह की संरचनाओं की बात करते हैं। एक बताते हैं अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना तो इसका जो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर व सब स्ट्रक्चर को बोला जाता है। ठीक है, अधोसंरचना। और दूसरा उन्होंने बताया अधिसंरचना। तो जो अधोसंरचना है, ठीक है, यहाँ पर अधोसंरचना होना चाहिए क्वेश्चन में। अधोसंरचना जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर बताते हैं, इसमें वे इकोनॉमी को रखते हैं, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन साधन, उत्पादन शक्ति या फिर उत्पादन संबंधों की बात करते हैं। ठीक है, और जो अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें वे धर्म, कानून, संस्कृति, राजनीति, विवाह, परिवार, नातेदारी, इन सभी को वे रखते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि जो समाज है, हर समाज में ही उन्होंने देखा मार्क्स ने कि जो अधोसंरचना है यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर यानी कि अधिसंरचना को क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, और इस यानी कि ये जो अधोसंरचना है यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर संचित वर्ग यानी कि पूंजीपति, जिसके पास जो है उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण है, उसके पास है, उसका कंट्रोल होता है। अधोसंरचना पर नियंत्रण किसका होता है, संचित वर्ग यानी कि पूंजीपति का होता है। और जिनका मार्क्स कहते हैं जिनका न केवल अधो पर बल्कि अधिसंरचना पर भी किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वे वर्ग किस में आते हैं, वे लोग किस में आते हैं, वंचित वर्ग में आते हैं। ठीक है, और इन दोनों ही वर्गों में यानी संचित वर्ग और वंचित वर्ग में यानी कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में ही वे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, उनमें वर्ग संघर्ष की इन्होंने बात की हुई है मार्क्स ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस में है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स का क्या कहना था कि जब व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं व्यक्ति, क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रियाएं ही अंतर क्रिया कहलाती है। और ये जो पार्सन्स कहते हैं ये जो अंतर क्रिया है, ठीक है, अंतर क्रियाओं को भूमिका की व्यवस्था कहते हैं। अंतर क्रिया एक भूमिका की व्यवस्था है और ये जो अंतर क्रियाएं हो रही हैं व्यक्ति की, ये कोई व्यक्ति या समूह के बीच में नहीं होती है, बल्कि ये अंतर क्रिया 2 परिस्थितियों के बीच में होती है। ठीक है, ये अंतर क्रिया व्यक्ति समूहों के बीच में नहीं हो रही है, ये अंतर क्रिया 2 परिस्थितियों के बीच में हो रही है। और ये जब अंतर क्रिया निरंतरता का रूप लेने लगती है यानी कि बार बार होने लगती है अंतर क्रिया, और फिर क्या होता है, पार्सन्स कहते हैं अंतर क्रियाओं का पैटर्न बन जाता है यानी कि संबंध बन जाते हैं और आगे जाकर ये ही प्रतिमान संस्था का रूप ले लेते हैं। यानी कि ये जो प्रतिमान या संबंध है वही आगे जाकर संस्था बन जाते हैं और इसको ही वे पार्सन्स क्या कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। तो यहाँ पर
समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सही बताना है, ठीक है। आप लोग याद तो कर लेते हैं मगर सही क्रम में याद करना है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी का क्वेश्चन डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉर्गन ने, ठीक है। मॉर्गन ने 1870 में वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार का उद्विकासीय क्रम में 5 स्तर बताएं। परिवार का उद्विकासीय क्रम में 5 स्तरों की उन्होंने बात की है, ठीक है। पहला समरक्त परिवार की बात करते हैं, दूसरा समूह विवाही परिवार की बात करते हैं, तीसरा युगल परिवार की, फिर पितृ सत्तात्मक परिवार की बात करते हैं, लास्ट में एक विवाही परिवार की वे बात करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसी अभिवृत्ति को क्या कहते हैं जिसमें अपनी संस्कृति के प्रतिमानों तथा मूल्यों को मानक की तरह प्रयुक्त कर उसकी तुलना में दूसरों की रीतियों को आंका जाता है? तो ये क्या कहलाएगा? नृजातीय केंद्रितावाद कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समनर का ये कॉन्सेप्ट है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की भी इन्होंने बात की हुई है समनर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया है कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर क्या हैं? जातियां हैं। तो ऐसी बात किसने कही है? ऑप्शन देख लीजिए, डेविड मेडलबॉम, FG बेली, NK बोस, MN श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? FG बेली हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों यानी कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल शारीरिक श्रमिक में विभाजित है? आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जो भी चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, बोटोमोर, क्लार्क, डेहरेनड्रॉफ, रेसलर। तो यहाँ पर डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। अच्छा, इनकी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष पर जिसकी बात की इन्होंने, किस बुक में बात की है कमेंट करके बताइएगा। और ये संघर्ष का कारण किसको बताते हैं? सत्ता को बताते हैं। और डेहरेनड्रॉफ नव मार्क्सवादी में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नव मार्क्सवादी में ये डेहरेनड्रॉफ आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया था? ठीक है, यांकी सिटी ऐसे भी पूछ सकते हैं, फील्ड वर्क से रिलेटेड भी पूछते हैं कि इसने किस पर फील्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी फोल्डर में, वहाँ से देख लीजिएगा। 3 वर्ग की बात की है, 4 वर्ग की, 5 वर्ग की या फिर 6 वर्ग की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्गों की बात की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। W लॉयड वार्नर ने ख्याति सूचक उपागम दिया था, ऐसे भी पूछते हैं कॉन्सेप्ट, ख्याति सूचक उपागम किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वार्नर हो जाएंगे। अब यांकी सिटी पर इनका फील्ड वर्क था, ठीक है, न्यू इंग्लैंड में किया था इन्होंने, अमेरिका का, ठीक। अब इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने वर्गों की बात की, बुक का नाम क्या है? द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी बुक बताई जाती है आप लोगों को। जो भी जितने भी यहाँ पर फैक्ट्स बताए जाते हैं तो उसके नोट्स बनाते रहा करिए, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी मेहनत लगती है इन सभी को नोट करने के लिए, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग भी इसे ज़रूर नोट किया करिए। तो बुक का नाम क्या है? बुक से भी पूछ लेते हैं ना, ठीक है, किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, किस में उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, तो बुक से भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो बुक का नाम क्या है? द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी। ये बुक है जिसमें कि 6 क्लास यानी कि 6 वर्गों की बात करते हैं। पहला वर्ग क्या बताते हैं? उच्च वर्ग। पहला वर्ग क्या है? उच्च वर्ग। दूसरा उच्च निम्न वर्ग। दूसरा क्या है? उच्च निम्न वर्ग। तीसरा मध्य उच्च वर्ग। तीसरा क्या है? मध्य या मध्यम उच्च वर्ग। चौथा मध्य निम्न वर्ग, ठीक है, मध्य निम्न वर्ग। पांचवा निम्न उच्च वर्ग, ठीक है, निम्न उच्च वर्ग। फिर क्या है लास्ट? छठा निम्न वर्ग, ठीक है। तो ये वर्गों की बात हुई, किस बुक में बात हुई है? आप लोगों को बताया गया है द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया था। ऑप्शन देखिए, GS घुरिये, DN मजूमदार, NK बोस, राधा कमल मुखर्जी।
तो यहाँ पर जाति व्यवस्था पर सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन जो किया था जीएस घुरिये ने किया था, वो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में इन्होंने किया है। 6 विशेषताएं बताते हैं जाति व्यवस्था की। पहले बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। ठीक है, पहला क्या बताते हैं? समाज का खंडात्मक विभाजन। संस्तरण बताते हैं। क्या बताते हैं? दूसरा संस्तरण। तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। फिर पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव की बात करते हैं। ठीक है, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव के अभाव के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्या बताते हैं? विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये 6 की 6 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में, ऑप्शंस दे देंगे, कह देंगे किस विशेषता की बात उन्होंने नहीं की है या किसकी बात उन्होंने की है। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ जीवन है वहीं समाज है, या कथन किसका है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैकियावेली पेज, विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉन लेवी। तो जहाँ जीवन है वहीं पर समाज है कहना मैकियावेली पेज का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शंस में है मैकेवर, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, मैक्स वेबर। तो ये कहना समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, मैक्स वेबर का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, सत्ता शक्ति की बात की है, नौकरशाही की बात की है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता की बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है एर्विंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण व्यवस्था का, या फिर परंपरागत परिवार का? शरण स्थल, ठीक है, किसका उदाहरण है? तो पूर्ण संस्था का है। टोटल इंस्टीट्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो गॉफमैन का है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, अब किस बुक में इन्होंने पूर्ण संस्था, ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल इंस्टीट्यूशन, किस बुक में बात की है? असाइलम इनकी बुक है 1961 में। ठीक है, उसमें इन्होंने बात किया है इस कॉन्सेप्ट का। एग्जाम्पल जेल पागल खाने को भी बताते हैं, जेल और पागल खाने को भी ये बताते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा समूह जिसे समाज से अलग रखा जाता है, कुछ लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसको सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, संगठित तरीके से उन सभी लोगों के जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, है ना, एक ही जगह पर खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन के जो साधन हैं वो सब एक ही जगह पर प्रोवाइड कराया जाता है, उसको ही इन्होंने पूर्ण संस्था बताया। ठीक है, वो सारे कार्य एक संस्था है जो पूरा करती है, उसको ही इन्होंने जो है पूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या रखते हैं? जेल, पागल खाने, शरण स्थल को रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यह तर्क प्रस्तुत किया है लेंस्की ने, गिलेन एंड गिलेन ने, पार्सन, सोरोकिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, कहना सोरोकिन का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की है। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले किसने बात की है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की है। बुक भी वैसे ही है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता 1927। ठीक है, ये इस बुक में ही इन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है। अब है क्या कि, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर कोई सामाजिक वस्तु है या कोई मूल्य है या मानव के द्वारा बनाई गई या फिर मानव द्वारा रूपांतरित की गई किसी भी चीज़ में कोई भी जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, अब गतिशीलता की भी 2 प्रकार बताते हैं, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, दूसरा उद्रक या रैखिक गतिशीलता की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन में वर्ग के बंधन जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन में वर्ग के बंधन जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन देखिए, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, आर के मुखर्जी, सेलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आंद्रे बेत्ते। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल के अंदर के मैदान को डैश के रूप में जाना जाता है। किसको हम बोलते हैं? जो ताजमहल का अंदर का जो मैदानी एरिया है, भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या फिर महल बगीचा। तो ये मुगल गार्डन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मुगल गार्डन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस में है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू पर्वत बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के दक्षिणी भाग में है। यह एक पर्वत ग्रंथि है, ठीक है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर ही जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जिस वजह से इसको एक पर्वत ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नीलगिरी पहाड़ी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? टोडा बेट्टा चोटी है। ठीक है, और दक्षिण भारत का ये क्या है? सेकंड, यानी कि दूसरा सर्वोच्च शिखर है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। अब बताना है यहाँ पर कौन सा है वो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यूरिया का, अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? अमोनिया का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरोजगारी तब होती है डैश। बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर अशिक्षित बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं इसे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वह कितनी थी? ठीक है, तो 74%। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अंतरिम जनगणना थी उसमें 74.04% है। ठीक है, थी, और जो अंतिम जनगणना थी उसमें कितना था? 73% था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को या फिर समुद्र के नीचे की तरंगों को? सुनामी नाम। तो यहाँ पर समुद्र के नीचे की तरंगों को सुनामी बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। सुनामी समुद्र के नीचे में जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में जब टकराती हैं या उनका एक जगह से दूसरी जगह में किसी भी तरह का खिंचाव होता है, उस वजह से तरंगे जो भी उत्पन्न होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। और ये समुद्री स्तर पर क्या होती है? ऊंची लहरों के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किसने भारत में लोकपाल के लिए लोगो को तैयार किया? किसने? ऑप्शंस में से तो प्रशांत मिश्र हैं। ठीक है, ये यूपी के प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं प्रशांत मिश्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोकपाल के लिए लोगो तैयार किया इन्होंने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। भीम यूपी के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।